हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को तसल्ली से विद रियल लाइफ एग्जांपल कंप्लीट कर लिया था, हर कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बेटा? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की हु हैव जॉइंड टुगेदर, जो साथ में आए हैं फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग साथ में आ गए हैं, उसी को बोलते हैं क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? और यहां तक ना ये वॉलंटरीली है, अपने आप अपनी मर्जी से लोग सामने आए हैं, जबरदस्ती उनको ज्वाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर सच सोसाइटी टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। इन सोसाइटीज को आपको रजिस्टर्ड करना ही होगा, कंपल्सरी है इनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा। क्लियर? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है हमारा 1912, उसमें आपको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेंट ऑफ 10 एडल्ट पर्संस इज रिक्वायर्ड। कम से कम 10 एडल्ट लोगों को अपनी कंसेंट देनी होगी कि वी आर एक्सेप्टिंग इट एज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि भैया हम अपने आप को मेंबर बना रहे हैं किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उनको अपनी कंसेंट देनी होगी कम से कम 10 एडल्ट को, ठीक है। तो आप रजिस्टर कर पाओगे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। या शेयर इश्यू करके, ठीक है, आप पैसा जो है वो रेज करते हो किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्लियर? अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इज अचीव्ड बाय द सोसाइटी थ्रू द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आइडेंटिटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, वो उसके मेंबर से अलग हो जाती है, ठीक है बेटा। क्लियर? चलिए अगर हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी which has its own objective, जिसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, for the promotion of economic interest of its member, अपने मेंबर का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक सोसाइटी होती है जो उसके मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उसके फायदे को प्रमोट करती है, बस दैट्स इट, ये डेफिनेशन है। तो सिंपल वर्ड में कुछ लोग साथ में आए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मिनिमम 10 होने चाहिए, उन्होंने हाथ मिलाया साथ में और एक सोसाइटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उस सोसाइटी में क्या किया जा रहा है? उन सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि सभी मेंबर को फायदा हो। सिंपल, इजी, ठीक है बेटा। चलिए तो अब देखते हैं एक बार फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या फीचर्स है? वॉलंटरी मेंबरशिप, ठीक है ना, यहाँ पर मेंबरशिप कैसी है? वॉलंटरी है, ठीक है ना, कोई कंपल्शन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, देयर इज नो कंपल्शन, ठीक है बेटा। टू बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एनी पर्सन इज फ्री टू जॉइन एंड एग्जिट। आप फ्री हो, जब मर्जी ज्वाइन करो, जब मर्जी एग्जिट कर दो, ठीक है। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस कैसा होता है? डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इंडिपेंडेंट होता है अपने मेंबर से, सेपरेट लीगल एंटिटी का इनको स्टेटस मिल जाता है जैसे ये रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी पता है ना आप लोगों को, मेंबर्स अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है बेटा। चलिए लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है, ठीक है। कितने एक्सटेंड तक लिमिटेड होती है? जितना उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। चलिए कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पावर होता है डिसीजन मेकिंग का, वो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का होता है। जो मेंबर्स होते हैं ना वो कुछ लोगों को चूज करते हैं, ठीक है, वही सारे डिसीजंस लेते हैं किसके लिए? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होता है बेटा, अपने मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको चूज करने का, कि भैया कौन इनके बेसिस पे डिसीजन लेगा, इनके पास पूरा राइट है उनको चूज करने का, ठीक है। क्लियर? सर्विस मोटिव होता है, मोटिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सर्व करना उनके मेंबर्स को, उनके मेंबर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसे बढ़ाना, ठीक है।
द प्राइमरी एम ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इट्स मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर, कि भाई प्रॉफिट कमाना है किसके लिए, मेंबर के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। दस इट ले एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना, और वेलफेयर, जितने मेंबर उन सबकी भलाई, दैट्स इट। अब मेरिट्स क्या है बेटा, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सबको इक्वल वोट राइट मिलता है, ठीक है, 1 वोट 1 पर्सन, ठीक है ना, हर एक को बराबर वोटिंग राइट मिलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है उसके हिसाब से इनका लाइबिलिटी स्टेटस है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो नहीं है ना, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसका बेनिफिट है। स्टेबल एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी, बेटा मेंबर आएंगे जाएंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, ठीक है, तो स्टेबल है, ठीक है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी ऑपरेशन क्या कहता है बेटा, द मेंबर जनरली ऑफर हॉनररी सर्विस टू द सोसाइटी, जो मेंबर है वो सर्व कर रहे हो सोसाइटी को, राइट, जिससे क्या होता है उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। अलग से बाहर से किसी प्रोफेशनल्स को नहीं बुलाया जाता सोसाइटी चलाने के लिए, ठीक है, तो जो मेंबर है वही सर्व कर रहे हो सोसाइटी को, इसीलिए जो कॉस्ट कटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्लियर। एज अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है वही मेंबर होते हैं सोसाइटी के, ठीक है। द रिस्क ऑफ बैड डेट इज क्वाइट लो, भैया खुद ही मेंबर है तो किस तरीके से पैसा लेके भागोगे उसका, नहीं ना, इसलिए जो बैड डेट के चांस होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। चलिए, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है बेटा इनको, लोन वगैरह इजिली मिल जाता है गवर्नमेंट से इनको, ठीक है ना, और टैक्स वगैरह भी कम देने पड़ते हैं इनको, सब्सिडी मिलती है, ठीक है बेटा, और लोन जो मिलता है ना वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, बनाना बहुत आसान है, ठीक है बेटा, कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं होती, 10 एडल्ट मेंबर जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करेंगे जो कि बहुत सिंपल होती है, ठीक है। अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, और सोसाइटी बन के तैयार, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं डीमेरिट की, कि भैया कमियां क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमियां क्या है। पहली, रिसोर्स लिमिटेड होता है इनके पास, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई है, वो लोग इनके पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, उन लोगों ने तो मिलकर बनाया ना, ठीक है। तो लेसर रेट ऑफ अर्निंग डिस्करेज द मेंबर टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट, ये अर्निंग बहुत कुछ खास होती नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा पैसा लगाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और सोसाइटी चलती रहती है। अरे बस समझ में, इस वजह से इनके पास जो रिसोर्स होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। देखो भैया रिसोर्स बहुत कम है तो ये बाहर से प्रोफेशनल्स को तो हायर कर नहीं पाते, तो इनका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वो खुद ही कर रहे होते हैं, हाँ या नहीं। तो इसीलिए इनके पास जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा इनएफिशिएंट रहता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ये हायर नहीं कर पाते, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी सीक्रेसी नहीं है बेटा, ठीक है, हर मैटर के ऊपर ना यहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग्स में, ठीक है ना, और हर चीज इनको सेक्शन 7 ऑफ सोसाइटी एक्ट के हिसाब से हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। अब सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जनरल पब्लिक को, तो सीक्रेसी कहाँ रही, कोई सीक्रेसी नहीं रही, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का भी इस पे कंट्रोल रहता है, डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, वर्किंग होती है, वांट टू बी रेज्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। कीपिंग अकाउंटेंट रखना, रेगुलर ऑडिट करना, इंस्पेक्शन होना, ये सब इनके लिए एसेंशियल होता है, ये उनको करना ही करना है, ठीक है। रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से इनकी जो फ्रीडम है वो इफेक्ट होती है, इनको फ्रीडम बहुत कम मिलती है, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब जो मेंबर्स है, अब मेंबर्स हर तरह के मेंबर होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, इतने सारे मेंबर हैं, ठीक है, सबका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, सबका जो सोचने का तरीका है वो अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता, लोग अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, अपना इंटरेस्ट प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और डिफिकल्टी हो जाती है डिसीजन मेकिंग में, सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट से। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितनी तरह की हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पहली आती है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से पता लग रहा है कि इसके मेंबर कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे, ठीक है बेटा। इसको बनाया क्यों जाएगा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इट इज
इट सीक्स एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। करता क्या है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मिडलमैन, जो बिचौले होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाते हैं, उन सबको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि सारा का सारा फायदा तो वही ले लेते हैं, आया नहीं। तो ये एक ना डायरेक्ट लिंक बनाते हैं, किससे? प्रोड्यूसर से। आपको पता है ना, प्रोड्यूसर से पहले किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद किस पे? रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास। अभी जो होलसेलर और रिटेलर बीच में है, ये होते वाले मिडल मैन, इन सबको हटा देता है कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। डायरेक्टली परचेज करते हैं किससे? प्रोड्यूसर से। तो दोनों का फायदा, कंज्यूमर को भी सस्ता पड़ेगा और प्रोड्यूसर को, जो प्रोड्यूसर है हमारा, उसको भी अच्छा रेट मिल पाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इट परचेज गुड्स डायरेक्टली फॉर डेली कंजप्शन, सॉरी, ये डेली कंजप्शन के लिए गुड परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद लेते हैं, ठीक है ना। या फिर कभी कभी होलसेलर से भी खरीदते हैं बल्क में, ठीक है ना, और उसको बेच देते हैं किसको? मेंबर्स को, रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है इस तरह से, ठीक है, वो सबको बांट लेते हैं किसमें? मेंबर्स के बीच में, ठीक है बेटा। इजी समझ में आ गया कि भैया डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे और कंज्यूमर को बेच देंगे। इससे क्या होगा? जो मिडिल मैन है, उनका जो प्रॉफिट मिडिल मैन को मिलने वाला था, वो सब किसको मिलेगा? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग द मेंबर्स, दैट्स इट, इजी। अगला है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर है, सोसाइटी किसने बनाई है? प्रोड्यूसर ने। किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए? प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। द मेन एम ऑफ दिस सोसाइटी इज टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। छोटे प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने का इनका एम होता है, हु कैन नॉट इजिली कलेक्ट वेरियस इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो सही रेट पर इनपुट्स को कलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इनपुट खरीदने जाओगे, अगर आप बल्क में खरीदोगे ना, तभी आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, आपको महंगा पड़ता है। इनपुट महंगा पड़ता है तो बेचना तो उनको सेम रेट पे पड़ता है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग, ये जो सोसाइटी होती है, इनको हेल्प करती है किसमें? इनपुट्स को परचेज करने में सस्ते रेट पे, और मार्केटिंग करने में भी इनको हेल्प करती है, ठीक है। इट परचेज रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, अदर आइटम इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। भैया बल्क में खरीद लेती है सोसाइटी, प्रोड्यूस सोसाइटी, उसके बाद जितने मेंबर है उन सबको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। फायदा हो गया किसका? प्रोड्यूसर्स का, ठीक है ना। और प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किसने? मेंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जितने भी गुड्स बनाए गए हैं या बेचे गए हैं, उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट दिया जाता है। अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल का आप डेयरी प्रोड्यूस करते हो ना, दूध, दही, मक्खन वगैरह सब कुछ यूज करते हो अमूल का, ये एक सोसाइटी है, ठीक है ना। प्रोड्यूस सोसाइटी जो सारा अपना सामान जो है वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, एंड देन उसका मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल का सारा काम जो है वो सोसाइटी संभालती है, जिससे मेंबर्स को बहुत फायदा होता है। आपको पता है कितना ज्यादा चल रही है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है अमूल, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से क्लियर है, ये मार्केटिंग में हेल्प करेगा, हाँ या नहीं, ठीक है। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एटसेट्रा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर। तो ये सोसाइटी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, वेयर हाउस, सामान को रखने में मदद करती है जब तक कि वो सेल ना हो जाए। बन के एक बार तैयार हो गया, अब उसको वेयर हाउस में रखना पड़ता है जब तक कि वो बिक ना जाए, ठीक है, उसमें मदद करती है। पैकिंग करने में, ग्रेडिंग, क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड करने में, मार्केट की रिसर्च करने में कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है, वो रिसर्च करके बताती है अपने मेंबर्स को, ठीक है, जिससे मेंबर्स को फायदा मिलता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पूल टुगेदर। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी मेंबर्स का जो प्रोडक्शन है उसको एक जगह पे रखकर, ठीक है, जो सोसाइटी है वो अच्छे प्राइस पे बेच देती है, ठीक है। इट एलिमिनेट द मिडल मैन। इससे क्या होता है, जो बिचौले हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो होती है मेंबर्स की वो बढ़ जाती है। भाई मिडल मैन नहीं है तो जो सोसाइटी है वो थोड़ा कम रेट में बेच सकती है बाकी सबके मुकाबले में, तो यहाँ से जो उनके मेंबर्स हैं उनकी पोजीशन मार्केट में अच्छी हो जाती है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसमें उनके मेंबर्स में, जितना इतना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रॉफिट, इजी। अब आता है हमारे पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या होती है बेटा? ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें वो मेंबर्स साथ में आते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स आते हैं, सब एक जगह पे पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको जरूरत पड़ती है लोन की वो ले लेते हैं, ठीक है ना। जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको लोन दे दिया जाएगा, ईजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और ईजी इंस्टॉलमेंट में, कि भैया वो इंस्टॉलमेंट में चुका सकता है, ठीक है, ये होता है।
दे प्रोवाइड अ लोन टू देयर मेंबर ऑन इजी टर्म्स एंड रीजनेबल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाता है, ठीक है, और ज्यादा इनको लीगल फॉर्मेलिटीज में भी नहीं पढ़ना पड़ता। अगर ये बैंक से लोन लेंगे तो आपको पता है कितनी सारी फॉर्मेलिटीज इनको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट मेड बाय द मेंबर्स, ये लोन किसमें दिया गया, जो पैसा लोगों ने मेंबर्स ने उसके इकट्ठा करा है, ठीक है। अगला आया कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर लोगों को हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस टाइप सोसाइटी का जो मेन एम होता है वो होता है बेटा लोगों को घर प्रोवाइड करना विद लिमिटेड मीन्स और इनकम, जिनकी इनकम थोड़ी कम है, ठीक है, जिनके पास सोर्स थोड़े कम है, उनको सस्ते रेटों पे अच्छे घर प्रोवाइड करना, ठीक है बेटा। और उनको ऑप्शन देना कि भैया वो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये लोग क्या करते हैं, फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं या फिर प्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं कि मेंबर अपने हिसाब से खुद बना लेगा क्या, अपना घर, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों ने मिलके पैसा इकट्ठा करा और एक जगह पे लैंड खरीदी, उस पर कंस्ट्रक्शन करा और फिर डिवाइड कर लिया किसको, प्लॉट्स को अमंग्स देमसेल्फ, ठीक है, इजी। चलिए अगला है हमारे पास फार्मर्स हाउस सोसाइटी। तो ये फार्मर की हेल्प के लिए बनाई जाती है। ये सोसाइटी क्या होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे फार्मर जो है वो साथ में आते हैं, हाथ मिलाते हैं और जितने भी रिसोर्स उनको चाहिए उन सबको ये पूल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको कल्टीवेशन सिंचाई के लिए जितने भी साधन चाहिए वो ये सब मिलके साथ में खरीद लेंगे। उससे क्या होगा, इनको रेट सस्ता मिलेगा, मार्केट से सस्ता रेट मिलेगा, है ना, क्योंकि ये बल्क में खरीदेंगे। अगर अकेले खरीदते तो क्या होता, महंगा पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है, जितने भी फर्टिलाइजर है, ठीक है, अच्छे सीड्स खरीद पाते हैं ये लोग, मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। या अकेला फार्मर जो गरीब है, ठीक है, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, ठीक है, पर अगर 50 फार्मर मिल जाए तो वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा, उसको सब यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी वगैरह भी ये एक साथ मिलके ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और सब मिलके यूज कर लेते हैं, जिससे सबका बेनिफिट होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और ये जो अपने प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन होता है उसको भी मार्केट में कलेक्टिवली सेल कर पाते हैं, ठीक है, जिससे इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, अच्छे रेट पे इनका सामान बिक जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आता है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना इस बात को। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। इसकी सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है। सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब क्या है, जो मेंबर्स है वो अलग है, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। परपैचुअल ससेशन है। परपैचुअल ससेशन का मतलब होता है जो कंपनी है वो चलती रहेगी, ठीक है, मेंबर के आने या जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं परपैचुअल ससेशन, ठीक है। कॉमन सील है, जैसे हमारा सिग्नेचर होता है ना बेटा, ऐसे ही कंपनी का भी एक सिग्नेचर होता है जो हर डॉक्यूमेंट्स पे होना जरूरी होती है, जिससे ये शो होता है कि कंपनी ने इसको सैंक्शन किया है, ठीक है। सिंपल वर्ड में द साइन ऑफ कंपनी, ठीक है। चलिए एंड रजिस्टर्ड, जिसको रजिस्टर्ड किया जाता है किसके अंदर, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने जिसको रजिस्टर्ड कर रखा है, या फिर उससे पहले का कोई भी एक्ट, जैसे इससे पहले था हमारे पास 1956, ठीक है ना। द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे मालिक कौन होता है, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, इनके पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, वही मालिक होते हैं किसके, हमारी कंपनी के, ठीक है बेटा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट करने के लिए होते हैं, वो चीफ मैनेजमेंट बॉडी होती है जिसको शेयर होल्डर्स ने ही चुना होता है कि भैया हम आपको चूज कर रहे हैं, हम आपको इलेक्ट कर रहे हैं, आप कंपनी चलाओगे, ठीक है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर। जो कैपिटल होती है, जो पूरा का पूरा कैपिटल, मतलब पूरा का पूरा जो कैपिटल है पूरी फर्म की, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है शेयर। और जो इसके होल्डर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं शेयर होल्डर, और वही होते हैं ऑनर, ठीक है ना। विच कैन बी ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर, ठीक है, जिसको आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरे शेयर होल्डर को, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते बेटा, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन होती है, ये केवल पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं कि पब्लिक कंपनी में आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर बेटा, इजी। तो ये है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लियर। चलिए अब चलते हैं इसके फीचर्स देखते हैं। वैसे हमने सारे फीचर्स देख लिए हैं, ठीक है, दोबारा से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन में मैक्सिमम पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। पहला, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको क्रिएट किया होता है किसने, लॉ ने। बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह ही एक्ट करती है, ये अपने नाम पे
प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है बेटा। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम पे, ये पैसा किसी को उधार पे दे भी सकती है और बोरो भी कर सकती है, ये किसी के खिलाफ केस भी कर सकती है अपने नाम से, और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, केवल सिटीजनशिप छोड़ के बाकी सारे राइट मिल गए किसको, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। चलिए अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है ना, वो अपने मेंबर से अलग हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसकी जो असेट्स होगी, लायबिलिटी होगी, वो सेपरेट होगी किसके, उसके मेंबर से, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, जैसे आपने रजिस्टर कर दिया उसे, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कब होगी, जब आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लोगे और अपनी कंपनी को रजिस्टर कर दोगे किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में। अगला परपेचुअल सेसेशन, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होती किसी के मेंबर के आने या जाने से, ठीक है बेटा, ये हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। इसको लॉ ने क्रिएट किया है और केवल लॉ ही से एंड कर सकता है, वो भी पूरे के पूरे लीगल प्रोसीजर के साथ, जिसको हम विंडिंग अप कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विंडिंग अप, ठीक है। अगला कंट्रोल, जो मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है, कंपनी का, वो किसके पास होता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, जिसको चूज किया होता है किसने, मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, ठीक है बेटा, जिसको वोटिंग के जरिए इनको अपॉइंट किया गया होता है, ठीक है ना। अरे बस समझ में, जो शेयर होल्डर होते हैं वो डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, अब मैं जाके वहां जाके इतना बोलूंगा कि बताओ बताओ क्या क्या काम करना है, मैं तुम्हारा काम संभालता हूँ, नहीं, मेरे पास बस शेयर है, दैट्स इट। काम कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हमने चुना है, शेयर होल्डर्स ने चुना है, ठीक है। चलिए अगला है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है मेंबर की, वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है उतनी ही लिमिटेड है। समझो मैंने अगर 100 शेयर खरीदे हुए हैं रिलायंस कंपनी के, और मान लो 1000 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख रुपए की शेयर है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने उस पर ऑलरेडी पे कर रखे हैं 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मैंने अभी पे नहीं किए क्योंकि कंपनी ने मुझसे मांगे नहीं, ठीक है। तो ये जो 50,000 रुपए है मेरी लाइबिलिटी केवल इतनी ही है, कंपनी जब बंद होगी तो मुझे केवल 50,000 रुपए पे करने हैं, जो मैंने अभी तक पे नहीं किए, जितने की मैंने शेयर खरीद रखे हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। चलिए कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है बेटा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, आपको पता है कंपनी तो एग्रीमेंट, ठीक है ना, जिसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंटर करेगा बिहाफ की, और ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे जिस भी एग्रीमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एंटर करेंगे, उसके ऊपर एक कॉमन सील लगी होगी, जो कि साइन होता है, अथॉरिटी होती है किसकी, कंपनी की, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं किसके, कंपनी के, क्लियर, श्योर। चलिए रिस्क बेयरिंग क्या होता है बेटा, रिस्क इज स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पे जो भी रिस्क है वो किस पे डिवाइड हो जाता है, शेयर होल्डर्स में, जिसने जितने ज्यादा शेयर ले रखे हैं उनको उतना ज्यादा रिस्क है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, जितना उन्होंने नहीं पे किया, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी 50,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, पर मैंने 50,000 पे नहीं किए, तो जब भी उसको प्रॉब्लम आएगी कंपनी को, तो वो अपने शेयर होल्डर से बाकी रिमेनिंग पैसा जो अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा है, किससे, अपने शेयर होल्डर से, वो मांग लेगी, ठीक है। चलिए अब आता है मेरिट्स, क्या फायदा है बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी है, जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो आप शेयर्स को, बहुत बढ़िया। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मेंबर आते हैं जाते हैं पर कंपनी चलती रहती है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अ कंपनी में कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स है, जितना मर्जी पैसा कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ट्रांसफर करना भी ईजी होता है, ठीक है ना। और जो बैंक वगैरह होते हैं ना, वो भी इनको इजीली लोन दे देते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के, तो इनके लिए एक्सपेंड करना बहुत आसान है, पैसा मिल जाएगा तो एक्सपेंशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगला प्रोफेशनल मैनेजमेंट, भाई इनके पास पैसा बहुत है तो ये प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए। अरे बस समझ में, जो भी एक्सपर्ट होते हैं अपनी हेड में, अपने अपनी फील्ड में, वो हेड करते हैं हर एक डिपार्टमेंट को कंपनी में, ठीक है। तो वहां से जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल मिल पाए, तभी तो कंपनी इतनी ग्रो करती है, तभी तो पब्लिक का इतना ट्रस्ट बना हुआ है किस पे, कंपनी पे, क्योंकि इनको चलाने वाले कौन है, प्रोफेशनल्स है। अब देखते हैं डीमेरिट, कमियां क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। पहली कमी है कॉम्प्लेक्सिटी, भाई इसके जो प्रोसेस है ना कंपनी को फॉर्म करने के, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जिसकी वजह से लोग ना हमसे डरते हैं कंपनी फॉर्म करने से, ठीक है। दूसरा सिक्रेसी नहीं है, इनको ना अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी होती है, अब जब सब कुछ आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिक्रेसी कहाँ से रहेगी, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, ऑनर अलग है और जो मैनेजमेंट है वो अलग है, जो कंपनी चला रहा है, तो ऑनर जो है वो डायरेक्टली चला नहीं रहे किसको, कंपनी को, तो जो मैनेजमेंट है उनको तो क्या होता है, अपनी सैलरी से मतलब होता है, तो डायरेक्टली पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल लिंक नहीं क्रिएट हो पाता किसका, ऑनर का, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है, इनको इनकी सैलरी से मतलब होता है, क्लियर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना।
क्योंकि ऑनर जो है ना यहाँ पर डायरेक्टली लिंक क्रिएट नहीं कर पाता, किससे, एम्प्लॉय से, कस्टमर से, क्रेडिटर से, ठीक है ना। अगला, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होती है, ये सेबी हो गए, ये बहुत सारे इनके पर रजिस्ट्रेशन लगाती है, ऑडिट के, वोटिंग के, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, इनको फॉलो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, काम ठीक से नहीं कर पाते। अगला, डिले इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, कम से कम 14 दिन का तो नोटिस देना पड़ता है, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को मीटिंग से पहले। तो क्या हुआ, टाइम लग रहा है, अब टाइम लग रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी डिसीजन है वो डिले हो जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कंपनीज टू बी डेमोक्रेटिक मैनेज्ड बट एक्चुअली इज मैनेज्ड बाय द फ्यू पीपल। भैया अब मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, क्या मैं रिलायंस का मालिक बन गया, मैंने कंट्रोल कर लिया रिलायंस को, नहीं भैया, बोलने को डेमोक्रेटिक होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो चला रहे होते हैं पूरी की पूरी कंपनी को। अब रिलायंस को कौन चला रहा है, हमारी फैमिली, सिंपल सी बात है, क्लियर। कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, जो मेंबर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट में भी क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होता है, जैसे इंप्लॉयज जो है वो चाहते हैं क्या, अच्छी सैलरी, कस्टमर चाहते हैं क्या, बेटर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब क्या क्या प्रोवाइड करे कंपनी, तो अलग इंटरेस्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है, ठीक है बेटा। चलिए, अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ कंपनी, कितनी तरह की कंपनी होती है भाई, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी, ये करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आती है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर। भाई वो कंपनी जिसमें आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम आपको 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम आप 200 मेंबर तक रख सकते हो, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को हटाकर मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, और आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर कैपिटल, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते ये लोग कि भैया आओ और हमारे कैपिटल ले लो, ये लोग ही नहीं कर सकते, ठीक है। इनको खुद ही अपने मेंबर जो होंगे वो पैसा लगाएंगे इनके। मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। कम से कम 1 लाख की इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और टाइम टू टाइम ये अमाउंट चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। चलिए, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी है, ठीक है, विच हैज मिनिमम ऑफ 7 मेंबर, उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है कितने मेंबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर को ट्रांसफर करने पे, आप इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, यहाँ पर आप शेयर डिवेंचर पब्लिक से मंगा सकते हो, ठीक है, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, ठीक है ना। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए है और ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी के अंडर है, उसकी सब्सिडरी है, ठीक है ना, तो वो भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी, क्लियर, इजी। अब आता है 1 पर्सन कंपनी, आजकल ये कंपनी बहुत चल रही है, ज़्यादातर लोग जो है वो यही कंपनी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पर्सन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, भैया एक मेंबर में भी कंपनी बन जाएगी, यहाँ पे ये होता है, ठीक है ना। इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की ही स्पेशल फॉर्म है ये, ठीक है ना, एक तरह से प्राइवेट कंपनी है बट मेंबर एक हो गया, ठीक है। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। ओनली इंडियन सिटीजन कैन इनकॉर्पोरेट एंड 1 पर्सन कंपनी, ध्यान रखना इस बात को, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, केवल इंडिया के जो सिटीजन है वही बना सकते हैं 1 पर्सन कंपनी और कोई बना नहीं सकता। हैव टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज नॉमिनी, और एक पर्सन को नॉमिनी इनको अपॉइंट करना पड़ेगा। और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी भैया, 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। इफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड 50 लाख, अगर 50 लाख से ऊपर आपकी कैपिटल हो गई या फिर आपका एनुअल टर्नओवर जो आपकी सेल है पूरे साल की वो 2 करोड़ से ऊपर हो गई, तो आपको सीज कर दिया जाएगा कि भैया अब आप 1 पर्सन कंपनी नहीं हो, आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करना होगा, सही है, समझ में आ गया। एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है, ठीक है, एक डायरेक्टर होना जरूरी है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी ही होती है, आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और केवल इंडियन सिटीजन ही बना सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए, अगर 50 लाख से ऊपर हो गई, टर्नओवर जो है आपका 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तो आप 1 पर्सन कंपनी नहीं रहोगे, आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करना होगा, समझ में आ गया। चलिए, अब कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं बेटा,
फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बेटा, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेटा, अलग अलग स्टेजेस होती है। पहली आती है प्रमोशन, प्रमोट करना, यहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी को प्रमोट करते हैं, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगला आता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, लोगों से पैसा मंगाना। फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक एक करके सबको समझेंगे तसल्ली से। चलिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रमोशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया कंपनी को प्रमोट करना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज तो प्रमोशन ही होती है, ठीक है। इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज विच बाय विच अ बिजनेस एंटरप्राइज इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिससे कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नेसेसरी रिसोर्स, कि भैया यहाँ पे क्या होता है, अब प्लान करते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से रिसोर्स आएंगे, ठीक है ना। सो दैट प्रॉफिटेबल कंसर्न कैन कम इनटू अ एग्जिस्टेंस, जिससे कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ सके। द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन जो ये सारे काम करता है भैया कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर। समझ में आया। तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, ठीक है ना, सारे आइडिया जनरेट करते हो, बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लेके आते हो, मतलब बिजनेस को खड़ा करते हो, कंपनी को खड़ी करते हो, वो सब आता है प्रमोशन में। कौन करता है, प्रमोटर, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, क्या क्या करता है ये। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि भैया बिजनेस, कौन से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कौन सा बिजनेस चल सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन तो यही होता है, आइडेंटिफाई करो कि भैया बिजनेस आइडिया कौन सा है। सबसे पहले आइडिया होगा तभी तो आप कंपनी बनाओगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है, ठीक है। दूसरा फिजिबिलिटी, आपने डिसाइड तो कर लिया कि भैया मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है, बट वो फिजिबल भी है या नहीं है, वो पॉसिबल भी है या नहीं है, आपको वो स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपने कहा कि भैया ये वाला मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। जो प्रमोटर होते हैं वो डिटेल स्टडी करते हैं किसकी, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। वे वो चेक करेंगे पॉसिबल भी है कि नहीं है, तीनों प्रोस्पेक्ट पे। टेक्नोलॉजी के बेस पे भी पॉसिबल है या नहीं है, पैसा इतना आ पाएगा नहीं आ पाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि भैया वेदर इट इज टेक्निकल पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और नॉट, जो आपने प्रोडक्ट सोचा है वो प्रोड्यूस हो भी पाएगा, ऐसे आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप वो प्रोडक्ट बना पाओ, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, यहाँ पे डिटरमाइन किया जाए कि प्रमोटर जो है वो इतना पैसा अरेंज कर पाएगा जो इस वेंचर के लिए जरूरी है, ठीक है। क्या पता जो आपने आइडिया जनरेट किया उसके लिए बहुत पैसा चाहिए हो, उतना पैसा आप डेवलप ही ना कर पाओ, रेज ही ना कर पाओ बाहर से, तो वो स्टडी करनी पड़ेगी कि भैया कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा बाहर से ला भी पाएंगे ना पाएंगे। अगला इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि भैया आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं होगा, इसकी भी आप स्टडी करोगे पूरी, ठीक है ना। जब ये सारी स्टडी हो जाएगी, आप तसल्ली हो जाएगी आपको, तब आप जाके आगे अपना नाम अप्रूव कर पाओगे, ठीक है बेटा। आप क्या करोगे, अपना नाम, एक नाम सेलेक्ट करोगे, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो प्रमोटर जो है वो सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे उस नाम के साथ, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है, कि भैया वो अप्रूव कर दे। अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को आप अपना एक नाम प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, द प्रपोज नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार इफ, अगर वो नाम ऐसा हुआ जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के जैसा है तो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर नहीं करेगा। बिल्कुल एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा कोई नाम हो जो मिसलीड कर रहा हो, लोगों को क्या कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, ठीक है। इट वायलेट द प्रोविजन ऑफ द एम्बल्स एंड द नेम एक्ट, एम्बल्स एंड द नेम एक्ट बना हुआ है बेटा, उसमें बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो प्रोविजन लिखे हैं उनको कोई भी वायलेट ना कर रहा हो, उसके खिलाफ कोई भी ना हो। अगर रजिस्टर संतुष्ट हो गया कि भैया किसी कंपनी जैसा नहीं है, मिसलीड नहीं कर रहा, ठीक है ना, और एम्बल्स एंड नेम एक्ट के खिलाफ नहीं है, तो वो उस नाम को क्या करेगा, रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है ना। अगर इनमें से कुछ निकला तो दूसरा नाम आपको देना पड़ेगा, और जब वो संतुष्ट होगा कि भैया ठीक है, नाम ठीक है, तो वो उस नाम को रजिस्टर कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, आपकी कंपनी के लिए, वो आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। उसके ऊपर ना कुछ लोगों को साइन करना होता है, ठीक है ना, तो वो आपको फिक्स करने पड़ेंगे। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द डायरेक्टर हु विल साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो प्रमोटर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से डायरेक्टर है जो एमओए को साइन करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा, ठीक है ना, बैंकर्स, ऑडिटर्स, इन सबको हायर किया जाएगा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे आपकी कंपनी के, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने हैं। इसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने एक बार लोगों को हायर कर लिया, वो डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा।
उसके बाद एमओए बनाया जाएगा, यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन से डायरेक्टर होंगे एमओए पे साइन करने वाले, एमओए बनाया जाएगा। ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, या देखा है तो उसको बोलता है चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है ये, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैनेजमेंट कैसे होगा किसी भी कंपनी का, इंटरनल अफेयर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो बताता है कौन, एओए, ठीक है। एओए बनाया जाएगा, एमओए बनाया जाएगा। इसके बाद जो प्रपोज डायरेक्टर थे, ठीक है ना, भाई ये लोग हमारे कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, उन सबकी कंसेंट ली जाएगी, उन सबकी मंजूरी ली जाएगी, ठीक है बेटा। और उन लोगों को ना कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। अगर डायरेक्टर ही उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा तो बाकी लोग कैसे विश्वास करेंगे, ठीक है। तो उन्हें कुछ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उसको क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं, और अपनी कंसेंट देनी होगी, अपनी मंजूरी देनी होगी कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। अगला एग्रीमेंट, इफ अ कंपनी प्रपोज एनीबडी टू अपॉइंट हिम एज मैनेजर डायरेक्टर और फिर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, तो एग्रीमेंट जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा कि भैया हमने इसको एज अ मैनेजर अपॉइंट किया है, ठीक है ना, डायरेक्टर अपॉइंट किया है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करेंगे कि भैया हमने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो कर दिए हैं, आपको डिक्लेयर करके रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा कि भैया हम अपना काम कर चुके हैं सारा, ठीक है। अगला, दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइन बाय, और इस डिक्लेरेशन को कौन साइन करेगा बेटा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एडवोकेट साइन करेगा उस डिक्लेरेशन को, ठीक है। या फिर जो हमारा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, ठीक है, जो जॉब नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिस में है, पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी, जो भी डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी आपके वो सब साइन करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फी पे करोगे, ठीक है, प्रमोटर जो है वो नेसेसरी फी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी की वो पे करेगा। फी डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ फी डिपेंड अपॉन द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, कितनी ऑथराइज कैपिटल, कितनी कैपिटल आपने रखी है कि आप इतनी अमाउंट ऑफ कैपिटल को इशू कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है ना, उतनी आपको क्या करना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़े थे, जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ ए कंपनी विद द शेयर होल्डर, कि भैया कंपनी की क्या रिलेशनशिप है किससे, शेयर होल्डर से। ये डिस्क्राइब करता है, कंपनी का नाम बताता है, ये कंपनी का फिजिकल एड्रेस बताता है कि कंपनी कहाँ पर है, कहाँ पे एस्टेब्लाइज है कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर का नाम बताता है, ठीक है, शेयर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रखा है ये बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ठीक है ना, कोई भी कंपनी इसके बिना चल नहीं सकती, क्लियर। इसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से क्लॉज होते हैं। इसको चार्टर इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि कंपनी पूरी इसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। अगला कौन कौन से क्लॉज है बेटा, नेम क्लॉज पहला आता है। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज क्या होता है, ये इसमें होता है लीगल और रिकॉग्नाइज नेम, जो कंपनी का नाम है ना वो लिखा होता है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया था, ठीक है। अगला आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मतलब कहाँ पर आपकी कंपनी का ऑफिस है, जहाँ पे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट का नाम देना होता है आपको, ठीक है, जिसमें आपका ऑफिस जो है वो लोकेट होने वाला है। एग्जैक्ट एड्रेस उस टाइम पे आपको देने की जरूरत नहीं होती कि आप लोगों ने ऑफिस टाइम पे चालू नहीं किया होता। इट शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने इनकॉर्पोरेशन करा, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को, ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा। उससे पहले केवल स्टेट का नाम दे दो कि भैया यहाँ पर खोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि भैया ये कंपनी क्या काम करने के लिए बनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का, ठीक है ना। अरे बस समझ में, क्लियर। चलिए अगला था हमारे पास लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है बेटा कि भैया कितने एक्सटेंड तक शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर लायबल टू पे द डेब्ट ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी तो कितना पैसा शेयर होल्डर को देना होगा, किस एक्सटेंट तक देना होगा, किस तरह की लाइबिलिटी होगी उनकी, वो सब बताता है कौन, लाइबिलिटी क्लॉज। अगला आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल बताता है कि भैया टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल पूरी लाइफ में कंपनी कितनी इशू कर सकती है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी आपके पास शेयर की वो बताता है, ठीक है। साथ में नॉमिनल वैल्यू, आपका शेयर कितने रुपए पे इशू किया गया है वो बताता है, ठीक है बेटा। आपको पता है कंपनी जो है ना कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। जितना आपने ऑथराइज कैपिटल बताई हुई है ना उससे ज्यादा आप कभी भी पैसा इशू नहीं कर सकते। अगला आता है एसोसिएशन क्लॉज। ये बताता है कि भैया सिग्नेटरीज कौन से हैं आपके एमओए के और उनकी इंटेंशन कंपनी के साथ क्या है,
किस किसने आपके एमओए को साइन किया है और उनकी क्या रिलेशन है, ठीक है, कंपनी के साथ, और वो कंसेंट देते हैं, ठीक है, अपने क्वालिफाइड शेयर की। इसमें उसकी एक डिक्लेरेशन होती है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। सिंपल वर्ड में एमओए के जो सिग्नेटरीज है वो जब अपने क्वालिफाइड शेयर खरीद लेते हैं तो वो एक कंसेंट दे देते हैं, वो आती है किसमें, एसोसिएशन क्लॉज में, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है क्या पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या पर्पस है, और क्लियरली डिफाइन होता है उसमें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उसके मेंबर्स की क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ पर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से कंपनी जो है वो वर्क करती है। क्लियर। अच्छा, ये बनाना मैंडेटरी नहीं है, आप इसकी जगह एक टेबल भी फॉलो कर सकते हो जो कंपनीज एक्ट ने बताई होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद क्या होगा, जब सारे लीगल फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दोगे तो क्या होगा, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा कौन, रजिस्ट्रार, और आपकी कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन में आ जाएगी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बिजनेस स्टार्ट हो सकती है, बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ेगा, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के बाद आप ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। अब पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है ये काम, जो जैसे इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वो रेज करती है फंड, कहाँ से, अपने पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, ठीक है, किसकी फॉर्म में, शेयर और डिबेंचर की फॉर्म में। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये एक तरीके का इन्विटेशन होता है जिसमें हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये इसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर कौन से हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या बिजनेस है, क्या करने वाले हैं, सब कुछ लिखा होता है जिससे कि शेयर होल्डर्स को मिल जाए और फिर वो अपने बिहाफ पे आके हमारे शेयर्स को खरीदे, ठीक है। इसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया पब्लिक कंपनी का, आपने कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर लिया, फिर आपको होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, बट प्राइवेट के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो गया वैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब आया हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। कौन कौन डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ 90% ऑफ द इशू अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब, जितना आपने पैसा इशू किया था उसका 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आपको 90 आपके 90% शेयर जो है वो बिक गए हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। चलिए, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द डायरेक्टर हैव बीन पेड इन कैश, एक डिक्लेरेशन होगी जितने भी डायरेक्टर थे उन्होंने पैसे पे कर दिए, जितना जो शेयर उन्होंने लिया था, जो क्वालिफिकेशन शेयर लिया था ना उसके ऊपर उन्होंने पैसे पे कर दिए हैं, ठीक है। अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेबल टू द एप्लीकेंट ड्यू टू द कंपनी फेलियर टू ऑब्टेन द परमिशन टू डील द सिक्योरिटी एज स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, आपको अलग स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाए तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भैया हमने रजिस्टर कर लिया है, हमें हमारे शेयर होल्डर को कोई पैसा वापस नहीं देना, ठीक है। स्टैट्यूट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसको साइन करेंगे डायरेक्टर और जो आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है, वो उसको साइन करेंगे। इसके बाद आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब पता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब भी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है तो हमने देखा अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी, राइट। इनमें से कौन सी चूज करें, तो आपको हमने हर एक के फीचर देख लिए, हर एक की लिमिटेशन देख ली, तो हर एक इंसान को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, हम किस तरह चूज करते हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉस्ट की बात करें तो सबसे कम फॉर्मेलिटी जो है वो किसमें है, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम है और कॉस्ट भी कम आती है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज किसमें होती है, कंपनी में, क्लियर, और वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसका जो प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का वो भी बहुत लंबा है। अगला, अगर लाइबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड, जो इनकी कमी है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना सही बात नहीं है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे ये सुटेबल है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो, लिमिटेड हो, तो आप कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ जाओगे। कॉन्टिन्यूटी, अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो आपको पता है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, मेंबर की डेथ हो गई, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो इससे इफेक्ट होती है। बट आपकी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की परपेचुअल सेसेशन होता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेंबर आ रहा है जा रहा है, कंपनी चलती रहती है। अगर आप चाहते हो कि कंपनी चलती रहे, ठीक है, अगर आपका बिजनेस जो है चलता है तो आप कंपनी की तरफ जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ जाओ, या फिर आप हिंदू अनडिवाइड फैमिली की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पे कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो हेड बन जाता है, वो पूरे के पूरे बिजनेस को संभाल रहा होता है, ठीक है। चलिए अगला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एबिलिटी की बात करें
तो जो मैनेजमेंट एबिलिटी होती है आपके सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में, वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, हिंदू एंड डिवाइड में लिमिटेड होती है क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपर्ट प्रोफेशनल हायर करने तो आप किसकी तरफ जाओगे भैया? कंपनी की तरफ। ठीक है, कैपिटल कंसिडरेशन, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो लिमिटेड पैसे में चल जाएगा तो आप सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप की तरफ जाओ। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा बेटा? वो कंपनी के उससे, क्योंकि कंपनी जो है वो रेज कर सकती है फंड किससे? जनरल पब्लिक से। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपको कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आप जाओगे पार्टनरशिप और सोल प्रोवाइडर की तरफ। ठीक है, और सबसे बेस्ट है सोल प्रोवाइडरशिप, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेलीगेट करना है तो पार्टनरशिप की तरफ, और बिल्कुल डेलीगेट कर देना है कि भैया कंट्रोल डेलीगेट करना है तो फिर आप जाओगे कंपनी की तरफ। आई बात समझ में? नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट, आपने ऐसा बिजनेस खोला जिसमें ऑनर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए किससे? उसके कस्टमर से, तो इस केस में ठीक है आप किसकी तरफ जाओगे? सोल प्रोप्राइटर। जैसे ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे ऑनर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा कस्टमर से तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। ठीक है ना? और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर द डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट द कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है आपको जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है? कंपनी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे बेस्ट होती है हमारी पार्टनरशिप। ठीक है, आपने देखो जितने प्रोफेशनल्स हैं वो किस में वर्क करते हैं? हमेशा पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ अपने भाई को बताओ, अलग से उस पार्ट पे वीडियो बना दूंगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीजें इस तरीके से समझाई जाती है इजीएस्ट वे में। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।